गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी पिछले जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में प्रक्षेप्य गति, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था और उसमें निकाला था प्रक्षेप्य क्या होता है, गति कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, उसका रास्ता कैसा होता है। तो रास्ता यानी पथ, उसके प्रक्षेप्य के पथ का हमने समीकरण निकाला था। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। ठीक, तो प्रक्षेप्य गति में हमने पढ़ा था जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वो एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशाओं में दोनों में एक साथ गति करे, तो हमने माना था कि मूल बिंदु O से किसी वस्तु को u वेग से फेंका है और क्षैतिज से थीटा कोण पर रास्ते में किसी बिंदु P तक पहुंचती है जिसके निर्देशांक x और y है। इसका मतलब है P बिंदु की x अक्ष पर जो दूरी है वो तो स्मॉल x है और P बिंदु की y अक्ष पर जो दूरी है वो स्मॉल y है। इस दिशा में जो इसको वेग ले जाएगा वो इसका घटक ux यानी क्षैतिज घटक, और ये इसका ऊर्ध्व घटक uy कहलाता है। इसकी सहायता से हमने जो समीकरण निकाला था तो समीकरण आया था प्रक्षेप का पथ y इक्वल टू tan थीटा गुणा में x माइनस का g x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 2u स्क्वायर। ये हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ था, वो y का संबंध x के साथ और साथ ही साथ किसके साथ, कोण थीटा और प्रारंभिक वेग u, इसके पदों हमने निकाला था। इस समीकरण को हमने नाम दिया था प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप के पथ का समीकरण। तो ये हमको समीकरण प्राप्त हुआ था। कल यहाँ तक का हमने काम कर लिया था। अब इसके आगे की अपन कुछ घटनाएं करने वाले हैं, 2-3 चीज़ें और हैं, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ और जो घटनाएं हैं उनके बारे में अपन एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, अध्ययन कर लें, तो थोड़ा सा हमको ध्यान रहेगा और उसके लिए हम आपको क्या क्या टॉपिक हैं उसके बारे में विचार करेंगे। अब जब हमने किसी वस्तु को फेंका है, प्रक्षेपित किया है, तो मार्ग के भिन्न भिन्न बिंदुओं से होती हुई ये यहाँ पर जाकर गिर रही है। अब किसी बिंदु P पर पहुँची है जहाँ पर जिसकी दूरी क्षैतिज दिशा में x है और ऊर्ध्व दिशा में y है। हमने जब इसको फेंका है तो इस समय तो इसका वेग प्रारंभिक वेग ux है, लेकिन यहाँ पर जाकर चूंकि कण इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कुछ दूरी तो x अक्ष की दिशा में वेग गति कराएगा और एक हिस्सा वेग का इसको ऊर्ध्वाधर y अक्ष की दिशा में गति कराएगा। 80 समय के बाद है तो हमने मान लिया यहाँ पर वेग हो जाता है v, तो ये कहलाएगा vx और ये कहलाएगा vy। अब vx और vy के मान क्या होंगे उनकी गणना कर लेते हैं। वो निर्देशांक x और y के मान पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे कण आगे बढ़ता जाएगा x का मान बदलता जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कण किसी बिंदु ये P पर पहुँचा था, ये हमने मान लिया Q बिंदु पर पहुँचा। इस स्थिति में कण नीचे की ओर गतिशील है, तो ये हमने अगर मान लिया वेग v1 है तो यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया v2। इसका अर्थ ये है कि इस वेग का एक हिस्सा तो इसको अभी भी आगे बढ़ा रहा है vx और एक हिस्सा इसको नीचे की ओर बढ़ा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा vy। ये पहले वेग हैं तो x1 और y1, ये दूसरे वेग हैं तो x2 और y2। तो अलग अलग स्थानों पर इसके मान अलग अलग होंगे। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 और y1 है तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक के जो निर्देशांक होंगे वो हमने मान लिया x2 है, और ये जो निर्देशांक है यहाँ से यहाँ तक का जिसने ऊंचाई तय की है वो y2। तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग स्थानों पर इसकी दूरियां बदलती जाएंगी, स्थितियां बदलती जाएंगी, उसके कारण उनके वेग भी परिवर्तित होते जाएंगे। तो हम P का उदाहरण लेकर चलते हैं। जो हमने पिछले डायग्राम में काम किया था, तो P बिंदु तक पहुँचने में लगा समय t है। कितना समय है? t समय है। तो उस स्थिति में x अक्ष के लिए गति का समीकरण लगाया तो v बराबर u प्लस at। चूंकि a जो है वो x अक्ष की दिशा में है और उसका मान हमने कल निकाला था, कितना था 0। x अक्ष की दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है।
v का मान वी एक्स है और u का मान कितना है u x। पहले बिंदु पर ले लेते हैं तो x1, दूसरे बिंदु पर ले लेंगे x2। तो हमने चूंकि समय t यहाँ तक का माना था तो पहले बिंदु के बारे में विचार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 0 इंटू टी। 0 के साथ किसी भी पद का गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो वी एक्स का मान कितना हो जाएगा यू एक्स के बराबर, और यू एक्स का मान कितना था यू कॉस थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि x अक्ष की दिशा में वस्तु के वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इसका प्रारंभिक वेग था वही इसका अंतिम वेग होगा, चूंकि x अक्ष की दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। अब हम अगर y अक्ष की दिशा में बात करते हैं तो y अक्ष की दिशा में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y अक्ष पर ले लेते हैं, फिर वही सूत्र लगाया v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ क्या है, a का मान ए वाई और ए वाई का मान कितना था माइनस का g। t का मान हमने निकाला था तो कितना निकाला था 4 बराबर दूरी बटे 4, 6 बराबर दूरी बटे 4, x बटे यू एक्स एक्स बटे यू कॉस थीटा। ठीक है, मान लगा दीजिए तथा u का मान कितना था u बाई और u बाई का मान कितना था u साइन थीटा। अब ये मान हम जैसे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, अतः मान रखने पर तो क्या बचेगा वी वाई बराबर यू वाई माइनस का जी टी। मान लगा दो तो वी वाई बराबर यू वाई का मान यू साइन थीटा माइनस का जी, और टी का मान कितना है एक्स बटे यू कॉस थीटा। तो जो वाई की दिशा में वेग होगा वो कितना हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस का जी एक्स बटे यू कॉस थीटा। तो कोई भी वस्तु जो प्रक्षेप में गति कर रही है तो भिन्न भिन्न स्थानों पर उसके वेग के मान भिन्न भिन्न होंगे। प्रारंभिक वेग जो है वो u हमने कण को दिया है, x की दिशा में उसका घटक u x है और y की दिशा में घटक u y है। चूंकि x की दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है इसलिए x की दिशा में अलग अलग स्थानों पर इसका अंतिम वेग वही रहेगा जो कि इसका प्रारंभिक वेग है। परंतु y की दिशा में चूंकि त्वरण का मान परिवर्तित हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ये गति कर रहा है, इसलिए इसका मान परिवर्तित होगा। ऊपर जाएगा तो ये घटता जाएगा और नीचे की ओर जाएगा तो वेग के मान में लगातार क्या हो जाएगी वृद्धि। तो इस प्रकार हम प्रक्षेप के पथ की गणना कर सकते हैं, उसके साथ उसके द्वारा लिए गए समय और भिन्न भिन्न स्थानों पर वेग की गणना कर सकते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में। बात समझ में आ गई। चलिए अब जो वी वाई दिशा में वेग है वो एक्स राशि के मान पर निर्भर करेगा। लगातार एक्स का मान बढ़ता जाएगा तो उसका वाई इसका वेग का मान लगातार कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसके आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रक्षेप गति जब भी कोई वस्तु करती है तो उसका हमने रास्ता है जो मार्ग है उस मार्ग के समीकरण की विवेचना की, उसने कितना समय लिया किसी स्थान तक पहुंचने में उसकी कल्पना की, और उसने क्या क्या वेग अर्जित की उसकी कल्पना की। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और है, शब्दावली और है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं, अब ध्यान से समझना, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है ओ, यहाँ से हमने फेंका और ये अंतिम बिंदु क्यू तक पहुँची। रास्ते में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग ऊंचाई होगी। इसकी सबसे अधिक जो ऊंचाई का बिंदु पीक पॉइंट हमने पी मान लिया, उच्चतम बिंदु। अब यहाँ से जमीन से लेकर इस बिंदु तक की जो ऊंचाई होगी इसके द्वारा प्राप्त होने वाली अधिकतम ऊंचाई होगी, तो ये कहलाता है प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। ओ से लेकर पी तक गया और पी से लेकर क्यू तक गया है, तो ओ से लेकर पी तक जैसे हमने कण को फेंका है, वस्तु को फेंका है, तो वो हवा में पहुंच गई पी तक, और पी से लेकर क्यू तक ओ। इसका अर्थ ये हुआ कि ओ से लेकर क्यू तक वस्तु हमेशा कहाँ पर रही, वायु में रही, हवा में रही। हवा में रही इसका मतलब क्या कर रही है, वो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, इसलिए उस समय को हम उसका कहते हैं उड्डयन काल या उड़ान काल। तो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, उसके मार्ग की मैक्सिमम हाइट कितनी है, एक चीज़ हमको ये याद करनी है। दूसरी चीज़ याद करने जो समय लगता है तो उसका कहलाता है उड्डयन काल, इसको उड़ान काल भी कह सकते हैं। कितने समय तक वो वायु में रहा तो उड्डयन काल या उड़ान काल। तीसरी राशि हमको और प्राप्त होती है
ओ से लेकर क्यू तक इस वस्तु के द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, ये इसकी अधिकतम दूरी है। तो अधिकतम दूरी जो होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। और हिंदी में उसको कहते हैं परास। तो ये रेंज हो जाती है परास। तो तीसरी चीज आ जाएगी प्रक्षेप्य की परास। कितनी आ गई? प्रक्षेप की परास। तो ये 3 राशियां हैं जिसकी हमको गणना करनी है। अब सेम डिक्टो जो हमने डेरिवेशन किया था उसी का उपयोग करना है कि हमने माना है कि कोई वस्तु मूल बिंदु ओ से क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित की जाती है। इस दिशा में इसका वेग है वो घटक ux है और इस दिशा में इसके वेग का घटक है वो uy है। ux घटक इसको क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ाएगा, uy घटक इसको कहाँ पर बढ़ाएगा? ऊर्ध्व दिशा वायु अक्ष की दिशा में। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारे पास क्या है? वायु अक्ष। तो एक x अक्ष की दिशा और एक हमारे पास होगी वायु अक्ष की दिशा। अब ध्यान कीजिए, माना बिंदु P इसके मार्ग का उच्चतम बिंदु है और यहाँ तक पहुँचने में सपोज इसने समय लिया t। कितना समय लेता है? t समय लेता है। तो t समय के बारे में हमको ज्ञात करना है। तो O से P तक, ठीक है, हमको समय की गणना करनी है। तो उच्चतम बिंदु किसे कहते हैं? पहले भी हम कर चुके हैं। उच्चतम बिंदु का अर्थ ये है कि कण ऊपर जाते जाते जहाँ पर अपने वेग को खत्म कर देगा, यानी उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो उस बिंदु को उसको क्या कहते हैं? उच्चतम बिंदु। तो इसके मार्ग का उच्चतम बिंदु हमने टी मान लिया। तो कौन सा समीकरण लगेगा? प्रथम समीकरण से। तो पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस AT। ध्यान करेंगे यहाँ v मतलब vy और vy कितना है? उच्चतम बिंदु पर 0। ठीक, u का मतलब uy और uy का मान कितना है? u sin थीटा। a का मतलब कितना है? ay ऊपर की ओर है तो माइनस का g और t अज्ञात है जिसकी हमको गणना करनी है। मान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? vy बराबर uy प्लस ayt। vy का मान 0, uy का मान u sin थीटा, ay का मान माइनस का g इंटू टी। पक्षांतर किया तो gt प्लस का हो जाएगा इसके बराबर u sin थीटा। तो t का मान कितना प्राप्त होगा हमको? u sin थीटा बटे g। तो मार्ग के उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में कण के द्वारा लिया गया समय कितना है? t। ठीक, इसकी हमने गणना कर ली। तो t का मान कितना आया? u sin थीटा बटे g। हम पढ़ चुके हैं जब भी कोई वस्तु ऊर्ध्व दिशा में गति करती है तो जितने वेग से फेंकी जाती है उतना ही वेग वो जमीन पर आकर प्राप्त कर लेती है। दूसरी बात, जितना समय ये ऊपर जाने में लेती है उतना ही समय कितना करेगी? नीचे आने में। तो ध्यान कीजिए, O से P तक पहुंची, उसने कितना समय लिया? तो समय लिया t। अब ये वस्तु वापस कहाँ से आएगी? P से लेकर Q तक, दोबारा उतना ही समय लगेगी। अब दूसरी गति हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक की? तो P से Q, इस गति के लिए। तो हम जानते हैं नीचे गिरने में लगा समय किसके बराबर होता है? उच्च बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो नीचे गिरने में समय हमने मान लिया t2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? t के बराबर। और t का मान कितना है? तो t का मान हम निकाल चुके हैं u sin थीटा बटे g। तो जितना समय ये वस्तु ऊपर पहुंचने में लेगी उतना ही समय क्या करेगी? ये वस्तु वापस नीचे गिरने में लेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि वायु में कितने समय तक रही? तो वायु में लगने वाला कुल समय, तो वायु में लगने वाला कुल समय क्या कहलाएगा? इसका उड्डयन काल, उड़ान का समय। अतः प्रक्षेप्य का उड्डयन काल हमने मान लिया कैपिटल T है। तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाने में लगा समय प्लस नीचे जाने में लगा समय, दोनों मान समय बराबर हैं। तो u sin थीटा बटे g और प्लस दूसरा मान भी कितना है?
यू साइन थीटा बटे जी। एक जैसी दो राशियाँ जोड़ेंगी तो दोगुनी हो जाएंगी, तो 2u साइन थीटा बटे जी। ये कहलाता है प्रक्षेप का उड्डयन काल। समय है तो मात्रक सेकंड। तो इस तरीके से हम प्रक्षेप जब कोई वस्तु कर रही है तो उसके उड्डयन काल का समय, यानी कितने समय तक वो वायु में रही, यहाँ से हमने फेंका और ये वापस जमीन पर गई, तो टोटल जो टाइम लगता है टी, उस टी का मान कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2u साइन थीटा बटे जी। इसका अर्थ ये है कि ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो कितने वेग से हमने वस्तु को फेंका है, तो प्रारंभिक वेग, और दूसरा कितने कोण पर हमने फेंका है, तो थीटा। थीटा का मान, साइन थीटा का मान बदलता जाएगा तो टी का मान भी इसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो टी का मान बढ़ जाएगा, साइन थीटा का मान घटेगा तो टी का मान घट जाएगा। थीटा का साइन थीटा में अधिकतम मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसका अर्थ ये है कि हम सीधे सीधे ऊपर की ओर उछाल दें किसी वस्तु को, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो अधिकतम समय लेगी, ऊपर जाएगी और वापस नीचे गिरेगी। उसके विपरीत किसी कोण पर फेंकेंगे तो वो जल्दी गिर जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसका उड्डयन काल, पहली बात। ठीक, कोई डाउट इसको? तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से हम उड्डयन काल की गणना कर सकते हैं। दूसरी राशि हमको जो निकालनी है वो निकालनी है प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊंचाई। जब भी किसी वस्तु को हम प्रक्षेपित करते हैं तो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचती है। उच्चतम बिंदु तक वो कितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को कहते हैं उसकी उच्चतम बिंदु की ऊंचाई। ये प्रक्षेप हमने किया था किसी वस्तु को ओ बिंदु से, और ये फेंका है हमने, उच्चतम बिंदु पी तक पहुंचती है, निम्नतम बिंदु यहाँ पर क्यू हो जाता है। तो जमीन से लेकर पी तक की ऊंचाई एच कितनी है उसकी हमको गणना करनी है। तो हमने माना इसको यू वेग से फेंका है और थीटा कोण पर फेंका है, ये यू एक्स और इस दिशा में यू वाई। वही काम करेंगे जो हमने पहले किया। तो ओ से पी तक की गति, हमको ऊंचाई की गणना करनी है। तो ऊंचाई h का मान हम दो समीकरण, चाहे दूसरा चाहे तीसरा, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई सा भी कर लीजिए। तो तीसरे समीकरण से कर लेते हैं। तो तृतीय समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर विचार करेंगे इसके बारे में। तो v यानी p बिंदु पर वेग ऊपर की ओर है तो u y, और उच्चतम बिंदु पर वेग कितना हो जाता है, 0। u का मान u y और u y का मान कितना है, u साइन थीटा। a का मान a y और a y का मान कितना है, g, ऊपर की ओर है तो माइनस का। s यानी ऊंचाई h, इसकी हमको गणना करनी है। मान लगा दो। तो मान लगाएंगे, क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर बराबर u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का 2a का मान माइनस का g और इसका मान h। तो 0 बराबर स्क्वायर कर दीजिए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh। पक्षांतरण करेंगे तो 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h का मान कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये ऊंचाई है तो इसका मात्रक मीटर। तो जिस वस्तु को हमने प्रक्षेपित किया है बिंदु O से, ये मार्ग के उच्चतम बिंदु P तक पहुंचती है, इससे ऊपर नहीं जा रही, तो वहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो h, उसका मान किसके बराबर है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये कहलाता है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। तो प्रक्षेप अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, उसकी हमने गणना की। चाहे तो हम इसको दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते थे। तो दूसरे समीकरण का उपयोग करते तो हमको क्या करना पड़ता, तो दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s की जगह h, u का मान यू वाई इंटू टी हमको निकालना है। तो t हम निकाल चुके हैं, आधे समय तक की यात्रा, प्लस का 1/2 a का मान माइनस का g और t का स्क्वायर। तो h बराबर इसका मान तो u साइन थीटा, t का मान हमने निकाला था कितना था, u साइन थीटा बटे g, माइनस का 1/2 g और ये u साइन थीटा बटे g का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, ये हो जाता है माइनस जी तो है ही, ऊपर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे जी स्क्वायर हो जाता, और 2 और है बटे में, ये कट गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी और माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। कॉमन क्या है इसमें, इनमें से कॉमन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, यहाँ एक बचा, यहाँ आधा बचा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी और ब्रैकेट में से आधा, 2 का अंदर गुणा करते तो कितना हो जाता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये रिजल्ट है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो h का मान हम चाहे तो तीसरे समीकरण का उपयोग करके कर लें, चाहे दूसरे समीकरण का, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का उपयोग करके हम इसकी ऊंचाई h की गणना कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब तीसरी जो भौतिक राशि हमको यहाँ पर निकालनी है वो निकालनी है इसका प्रक्षेप के द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई अधिकतम दूरी, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज परास। प्रक्षेप की परास या क्षैतिज परास, इनमें से कोई सा भी हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको निकालना है प्रक्षेप की परास। तो परास क्या है कि जिस जगह से हमने फेंका है वहां से लेकर अधिकतम क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी वस्तु जो तय करेगी, वो दूरी कितनी होगी, उसको कहते हैं परास। उस परास की हमको गणना करनी है। अब हमको अभी पहले हमने चाहे उड्डयन काल निकाला, चाहे हमने ऊंचाई निकाली, दोनों अवस्था में पी बिंदु तक ले गए, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में तो ऊपर की ओर वाला जो वेग था उसकी स्थिति लगी। अब हमको क्षैतिज दिशा में दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए दूसरा या तीसरा कोई भी समीकरण हम लगा सकते हैं। चलिए हम दूसरा लगा के देख लेते हैं। द्वितीय समीकरण से दूसरा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय है, समय दिया हुआ है, टी हम निकाल चुके हैं। तो दूसरा समीकरण s बराबर कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ विचार करेंगे हम s यानी वस्तु के द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, r जो अज्ञात है उसकी हमको गणना करनी है। u जो है वो ux है और ux का मान कितना है, u cos थीटा। अब t के बारे में देखिए, t समय है कहाँ से कहाँ तक का, o से लेकर q तक जब वस्तु पहुँचती है कितना समय लेती है। तो o से q तक पहुँचने का मतलब क्या हुआ कि उतनी देर तक वस्तु वायु में थी, और वायु में थी तो उस समय क्या कहते हैं उसका, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल हम निकाल चुके हैं, वो कैपिटल T, और उसका मान कितना आया था, 2u sin थीटा बटे जी। अब a कितना हो जाएगा, वो x अक्ष की दिशा में, और x अक्ष की दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। बात समझ में आ गई। मान लगाएंगे तो मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, r बराबर u cos थीटा इंटू टी का मान 2u sin थीटा बटे जी प्लस 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो r बराबर क्या बचा हमारे पास, u cos थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2u sin थीटा बटे जी। u का u में गुणा होगा तो u स्क्वायर हो गया, तो r बराबर u स्क्वायर बचा, 2 बचा, साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा और बटे में जी बचा। त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है, वो आपने शायद 9वीं 10वीं में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आपने को ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, इसके बराबर जो हो जाता है वो जाता है साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब कोण 2 गुना हो गया। इसका मतलब थीटा अगर 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 15 फेंक रहे हैं तो 30 हो जाएगा, 40 पर फेंक रहे हैं तो 80 हो जाएगा। कोण 2 गुना होगा, साइन का मान 2 गुना नहीं होगा, कोण का मान 2 गुना होगा। तो चूंकि ये वैल्यू होती है तो r का मान कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, साइन 2 थीटा और बटे में जी। तो ये क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित वस्तु के द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी का व्यंजक है, जिसको हम बोलते हैं इसकी प्रक्षेपिकी परास। तो आज हमने जब कोई वस्तु प्रक्षेपित गति करती है तो कितनी उसके वेग होते हैं, अंतिम वेग क्या होता है उसकी गणना की, और 3 राशि हमने और निकाली। पहली चीज निकाली उड्डयन काल, उसका सूत्र आया था 2u sin थीटा बटे जी।
दूसरी निकाली थी उच्चतम ऊंचाई h बराबर तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। और तीसरी हमने निकाली इसकी क्षैतिज परास तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। तो ये 3 आज हमने जो इसके व्यंजक थे उनके बारे में हमने गणना की। ठीक है, अब इनके अगले जो हमारे वीडियो जाएंगे उसमें हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। थैंक यू।